नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हो गया और आज भी पहले चरण की तरह ही जबरदस्त उत्साह मतदाताओं में सुबह से ही देखा गया। और एक प्रकार से जब फाइनल टैली आएगा उसके बाद हम वो डेटा भी आपको अगले दिन बताएंगे कि उसमें क्या क्या हुआ और किस क्षेत्र में क्या वोटिंग परसेंटेज रहा और वहां पर क्या समीकरण रहा, कौन से मतदाता किधर जाते हुए दिखे। ये सब हम आपको कल वाले वीडियो में दिखा बताएंगे, क्योंकि आज तो आप हर जगह एग्जिट पोल देखेंगे ही। एग्जिट पोल में क्या क्या हो रहा है, पोल्स ऑफ पोल भी आप देखेंगे, वो सब नतीजे आप देखेंगे अलग अलग माध्यमों से। लेकिन आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत ये करने वाले हैं कि खास करके जिस सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं उस सीट पर शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचते हैं, वो भी चूंकि वहीं से चुनावी मैदान में है, तो वो जब वो पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है। कई जगहों पर तो ये देखा गया कि कुछ झड़पें भी हुई हैं। तो आखिर इस सब पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज का घटनाक्रम है, हालांकि आज वोटिंग बहुत जबरदस्त देखने को मिला, सुबह से ही लोग लगातार बाहर निकल रहे थे। कल तक जो कार्रवाई पुलिस की थी उसके बाद लोगों में एक प्रकार से दहशत बिल्कुल ही खत्म हो गया था और यही नतीजा रहा कि आज जबरदस्त उत्साह के साथ मतदाता घर से बाहर निकले और मतदान करने पहुंचे। लेकिन कई जगहों से छिटपुट घटनाएं भी आई झड़प की, उसके बारे में सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में या कहें ये 40 से 50 साल के बीच में ऐसा चुनाव हुआ है जहां हिंसा तो हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अगर पुराने रिकॉर्ड को देखें तो उस हिसाब से इस हिंसा को बहुत ही न्यूनतम माना जा सकता है। यानी इसको ऐसे समझें कि पहले अगर हिंसा का अगर कहिए पॉइंट के आधार पर 10 हिंसा होती थी, 10 तो वो 0.55 हुई, समझ लीजिए यही अंतर। और जो ये इलाका है साउथ बंगाल का, जिसमें नॉर्थ 24 परगना है, साउथ 24 परगना है, कलकत्ता साउथ, कलकत्ता नॉर्थ है, हुगली है, इन सब इलाकों में लोग शहरी इलाके हैं और यहाँ पे कम वोटिंग होती थी, लेकिन 3 बजे तक ही लगभग 79% वोटिंग हो गई। आप सोचिए 3 बजे तक ही 78.68% वोटिंग हो गई। और इतना वोटिंग जो है 2021 में पूरा इनका वोटिंग हुआ था, लेकिन 3 बजे तक ही इस इलाके में ये वोटिंग हो गई। खास करके कोलकाता नॉर्थ साउथ, जहां ये पूरा जो आपका इलाका है कोलकाता साउथ में ही भवानीपुर आता है, वहां भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है, पहले कम होती थी वोटिंग। तो इस लिहाज से कहें तो दो बातें तय हो गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से लोग निकले, बिना भय के निकले। तो 4-5 जगह हिंसा की खबर है। एक जगह बीजेपी एजेंट पर हमला हुआ है, हुगली में, शायद वो मुस्लिम समाज से आते बेचारे, उन पर हमला हुआ। एक जगह निर्दलीय उम्मीदवार को पीटने की कोशिश हुई और एक जगह भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और नेता विपक्ष प्रतिपक्ष भी हैं वहां, उन पर भी जो है उनका पीछा किया टीएमसी के लोगों ने। हुटिंग जिसको कहते हैं ना, हुटिंग किया, साउट किया उनके खिलाफ। लेकिन एक चीज शुभेंदु अधिकारी ने ये कही है जो गौर करने वाली बात है कि देखिए इस बार हिंदू बहुत बड़े और ये पूरा लगभग यहाँ पर हिंदू ही 142 सीटों पर हिंदू वोटर ही तय करेंगे नतीजे, 2-4 सीटों को छोड़। तो उनका ये कहना था कि हिंदू वोटर इतने बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं तो वो बीजेपी को वोट देने के लिए निकल रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी का दावा। और क्योंकि टीएमसी अपनी मनमानी अभी तक कर नहीं पा रही है प्रवीण जी, बड़ा लाचार महसूस कर रही है। हालांकि जो महिला वोटर हैं उनका टर्नआउट भी इस इलाके में बहुत ज्यादा हो रहा है 142 सीटों पर, और ऐसा माना जाता है कि बंगाल की महिलाएं अभी भी ममता दीदी को पसंद करती है, खास करके जो बांग्ला महिलाएं। ये देखना होगा, भवानीपुर में भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है।
वही एक वोटिंग की बात आई थी। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर अभी भी कुछ बोल नहीं रहे वहां, जो मतदान कर रहे हैं। और मतदान पहले इस बार 2-3 लाइन लगाई गई है, महिलाओं के लिए अलग लाइन नहीं लगाई संजय गई जी, है। एक जबरदस्त घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ। मेरी बातचीत अभी हो रही थी वहीं पर एक लोग, तो वहां पर कई लोगों से हुई, लेकिन उसमें एक ने कहा, मैंने पूछा कि किसकी जीत आप लोग देख रहे हैं, किसकी जीत हो रही है, क्या लग रहा है आपको? तो आप उनका जवाब सुनकर हतप्रभ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फूल की जीत हो रही है। अब मैंने कहा कि फूल तो दोनों है, तो कहा कि आप इशारों में समझ जाइए कि किस फूल की जीत हो रही है। यानी कि अभी जो वहां पर हैं वो वोट देने के बाद भी ये बताने में पूरी हिचकिचाहट है उनके मन में कि किसकी जीत हो रही है। वो एक ऐसा सेफ साइड लेकर चल रहे हैं कि फूल की जीत हो रही है। अगर तृणमूल जीत गई तो उधर भी फूल, कमल जीत गया तो इधर भी फूल। तो यानी कि अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल आएगा उस पर कितना विश्वास, कितना रिलाई किया जाए? देखिए, जब पहली बार सीपीएम हारी थी टीएमसी के हाथों, तो भी किसी को अंदाजा नहीं था कि टीएमसी जीत रही है और सीपीएम इस तरह से हार रही। तो अगर टीएमसी भी हारेगी तो कुछ, जो बंगाल में बदलाव बहुत चुपके से होता है, लोग बोलते ही नहीं है। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि ऐसा नहीं होता है बंगाल में कि वोकल वोटर हो, वो आपको पता चल जाए किसी सर्वे से, बड़ा मुश्किल है पता कर। दूसरी बात देखिए, जो एक टीएमसी का जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम आज के दिन भी काम कर। एक बूथ पर ऐसा हुआ है कि जहां बीजेपी का निशान था वहां पे टेप लगा दिया गया। हाँ, वो यानी वहां जहांगीर पे वाले एरिया में, जहांगीर जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो खास करके अजयपाल शर्मा, जिसको जहां पर वो वीडियो वायरल हुआ था अजयपाल शर्मा का, वही उम्मीदवार, उन्हीं के क्षेत्र में ये घटना घटी है। वैसे कल गुलशन कॉलोनी में भी, गुलशन के इलाके में जहां कोई नहीं जाता था, वहां एनआईए का छापा चला है पूरी रात। तो एक बात जान लीजिए कि जो संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी बिल्कुल हार गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि लोग बोल नहीं रहे। और टीएमसी का जो मैकेनिज्म है, मैं बताऊं आपको, ये समझना पड़ेगा कि टीएमसी इतनी ताकतवर कैसे हुई बंगाल। जब टीएमसी को अचानक सत्ता मिली तो वो कोई कैडर से उनको सत्ता नहीं मिली थी। उन्होंने एक दो मूवमेंट को पकड़ लिया, जैसे नंदीग्राम सिंगूर वाला, टाटा वाला जो था, वो मूवमेंट उन्होंने पकड़ा। और जो, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य जो लास्ट सीएम थे कम्युनिस्ट पार्टी के, सीपीएम के, उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल है कंप्लीट सोशलिज्म का, वो चलेगा नहीं। यानी उससे रोजगार नहीं होगा, फैक्ट्री नहीं होगी और बंगाल में वो हार जाएंगे। ये उनका, इसीलिए उन्होंने टाटा को नंदीग्राम और सिंगूर में जगह दी थी। टाटा जाके प्लांट लगाए, नैनो अपनी कार बनाए, और उसका विरोध तो यही ममता बनर्जी कर रही थी। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे इतिहास में कहावत है कि भारत के पढ़े लिखे लोग जो थे पश्चिम में, उन्होंने शिक्षा ली जाके, चाहे नेहरू जी हों, गांधी जी हों, अंबेडकर जी हों, और भी जितने भी बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, और जेपी भी हों, जर्मनी से उन्होंने शिक्षा ली थी। और उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के दम पर पश्चिमी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। तो ये चीज वही है कि उन्होंने वामपंथी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स को पकड़ा और वही आंदोलन करके उसको हरा दिया। अब क्या था, जब टीएमसी सत्ता में आई तो उसके पास अपना कोई कैडर नहीं था इतना बड़ा, तो उसने सीपीएम के ही कैडर को पैसे के दम पर अपने पाले में कर लिया। पैसा और पावर, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करने की शक्ति दी उन कैडरों को, और उनको पैसा दिया मंथली। और इसी से जो क्लब था, उस सारे क्लब पे, हजारों क्लब पे बंगाल में टीएमसी ने कब्जा। अब बीजेपी की स्थिति देखिए, बीजेपी ने थोड़े बहुत अपने कैडर बनाए हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई आंदोलन नहीं किया। आप देखिए 10 साल 12 साल से बीजेपी वहां, आप देखिए संदेश खाली हुआ, बेला डांगा हुआ, और भी कई ऐसी घटनाएं थी। वो छिटपुट आंदोलन किया, कोई मूवमेंट खड़ा नहीं, जिससे कि माहौल, अगर
वो बांग्ला महिलाओं के ही सम्मान पर आंदोलन करते तो थोड़ा सा उनको और फायदा हो सकता। वैसे मेरा मानना है कि आज आप जिन भी इलाकों में जाइए इन 142 सीटों पर, चाहे वो कोई भी वोटर, वो यही कह रहा है कि फाइट 50-50% का। नहीं नहीं, और उसके अगर लिए आप पहले देखिए, इसको प्रचारित भी किया गया, एक वीडियो वायरल हुआ तेजी से कि कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो कुछ महिलाओं पर लाठी शायद भांज रहे हैं। अब वो वीडियो जो है उसमें दिख रहा है कि एक दो महिला को शायद चोट लगी भी है। उसके बाद उस वीडियो को तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर किया उसको, और उसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये केंद्र की पुलिस है और ये पुलिस महिलाओं को किस तरह से पीट रही है। तो यानी कि ये तो अभी भी ममता बनर्जी कोई कोर कसर आज के दिन भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। नहीं, आपको कल जो लगता मेरी है आपसे कि इससे इससे कुछ उनके पक्ष में कुछ मतदान हुआ होगा और महिलाओं का झुकाव ममता बनर्जी के पक्ष में गया होगा? नहीं, ये तो कल भी मैंने आपको कहा था कि यही चीज बनाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा कि बांग्ला महिलाओं के अपमान का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही हम्म। है टीएमसी के द्वारा, ताकि वो अपने महिला वोटरों को इकट्ठा कर सके। क्योंकि हम्म। महिला वोटरों में मोदी जी की लोकप्रियता काफी ज्यादा हो गई है वहां, और शुभेंदु अधिकारी भी काफी लोकप्रिय हो गए। हाँ, ये हम्म। जरूर है कि बीजेपी को जितना चुनाव आयोग और जो पारामिलिट्री फोर्सेस कर रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बीजेपी को 1-2 साल पहले कोई मूवमेंट पकड़ना चाहिए था। दूसरी बात है, महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सेफ्टी का मुद्दा उठाना चाहिए था। आरजी कार के हम्म। बाद जो आरजी कार में जो डॉक्टर थी जिनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ, निर्भया जो कहलाई आरजी कार की, कलकत्ता की, ठीक है, हम्म। उनकी बेटी, उनकी मां को पानीहाटी से टिकट दिया गया है, लेकिन जो एक मूवमेंट उस समय खड़ा कर सकती थी बीजेपी, वो नहीं कर। तो इसलिए देखते, लेकिन लोग ये कह रहे, वोटर, आप जिन भी वोटर से पूछा जा रहा है इन 142 हम्म। सीटों पर, तो हम्म। लोग, वोटर यही कह रहे हैं कि 50-50% की लड़ाई है। और हम्म। अगर पहले चरण में बीजेपी 100 सीट ले आती है, 90-95 सीट भी ले आती है, और अगर हम्म। इधर 142 में 40-42 सीटें भी ले आती है, तो मुकाबला जो है यानी सत्ता के करीब बीजेपी जा सकती अच्छा, है। तो अब ये अब देखना है थोड़ा कि सा सवाल, हम ये जो एक तस्वीर लगा करके रखे हैं अपने स्क्रीन पे, उस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है कि हर जगह जो है वो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सीसीटीवी की निगरानी में हर चीज हो रहा है, और कुछ तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो टेप चिपकाने वाली ईवीएम पर या कुछ और भी तरह की बात, तो वहां पर फिर से चुनाव आयोग ने शायद चुनाव कराने का फैसला किया है कि ऐसी बूथों पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ये अलग बात है। आप ये बताइए कि आज जो एग्जिट पोल आएगा, उस एग्जिट पोल को क्या माना जाए, क्योंकि जब कोई बोलने को तैयार नहीं है तो एग्जिट पोल को आम जनता किस रूप में ले, क्योंकि अब कुछ देर में आपके पास सारे एग्जिट पोल और पोल्स ऑफ पोल्स के सारे नतीजे आने लगेंगे कि इसकी जीत हो रही है, यहाँ इसकी जीत हो रही है, यहाँ इतना परसेंट वोट जा रहा है इनके पक्ष में, इतना परसेंट वोट जा रहा है इनके पक्ष में, ये सब कुछ होगा। क्या लगता है आपको कि इस एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए? नहीं, कोई हो भी भरोसा तो मुझे नहीं है एग्जिट पोल पर, और ये बार बार इतनी बार विफल हुआ है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और हम लोग जानते भी है कि बहुत ईमानदारी से एग्जिट पोल किए भी नहीं जाते। दूसरे राज्यों के बारे में एग्जिट पोल सही हो सकते हैं क्योंकि वोटर वहां वोकल है। आपको पता है किन इलाकों के वोटर किसको वोट देने जा रहे हैं। बंगाल में कोई वोटर बोल नहीं रहा है तो बड़ा मुश्किल है पता करना। लेकिन एक चीज मेरे ध्यान में आ रहा था, ये चीज कि देखिए कि जिस तरह से बीजेपी 3 से 77 पर पहुंची, तो बीजेपी को उम्मीद है कि 100+ तो कर लें इस बार। और अगर 100+ कर लेंगे, और अगर वो ज्यादा, मतलब 120+ कर लेंगे, तो फिर अगर ममता बनर्जी मार्जिनल विक्ट्री हासिल भी करती है तो वो सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगा। बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज देखिए, बीजेपी के नेता ये नहीं पकड़ पाए, एक तो क्लब का अभी तक कोई काट नहीं निकाल पाए। हालांकि अपराधियों को, क्लब से जुड़े जो अनसोशल एलिमेंट है उनको सबको जेल में ठूसा गया। लेकिन एक चीज सोचिए, मैं जिस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं, नेशनल मीडिया या बहुत सारे यहाँ हिंदी मीडिया हैं, कुछ अंग्रेजी मीडिया भी है,
जो बीजेपी और ये सब कर रहा है। लेकिन आप समझिए कि 11 साल से वहां जनता के बीच बांग्ला मीडिया क्या लिख रहा है, क्या छाप रहा है बांग्ला अखबार, और उसमें क्या परसेप्शन क्रिएट होता है किसी के दिमाग में। क्योंकि जो बांग्ला मीडिया है वो जय बांग्ला और यानी बांग्ला राष्ट्रवाद, बांग्ला भाषाई भाषा वर्सेस दिल्ली गुजरात ये करने में सफल रहा। तो वो परसेप्शन जो है किसी वोटर्स के दिमाग में वो एक दिन में क्रिएट नहीं होता है। वो परसेप्शन लगातार, यानी उसको कहते हैं ना रिपीटेड मैसेज, रिपीटेड मैसेजिंग, बम्बार्डिंग, मैसेज का बम्बार्डिंग होना, परसेप्शन वार। तो बांग्ला मीडिया को तो लोग देख नहीं रहे हैं यहाँ बाहर वाले, और बाहर की मीडिया को बांग्ला के लोग नहीं देखते ना समझते हैं। और बांग्ला मीडिया पे कंप्लीट कंट्रोल जो है वो कहिए तो वो ममता दीदी का है, ये सब जानते हैं। टीएमसी के फेवर में खबरें चलती हैं, बहुत सारी चीजों को दबा दिया जाता है। तो उस मीडिया ने का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन टीएमसी के पक्ष में होगा। हालांकि मामला 50-50% पर, अगर भद्र लोग कह रहे हैं कि मामला 50-50% पर है और इतने बड़े संख्या में शहरी वोटर निकले हैं और बिना भय के निकले, तो कुछ भी परिणाम संभव है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये बीजेपी अगर पिछड़ती है तो उसको उन बिंदुओं पर जरूर काम करना चाहिए जिससे बीजेपी आगे सत्ता में आए। क्यों? पहला बिंदु है क्लब की काट उनको तलाशनी होगी, दूसरी बांग्ला मीडिया पर, या आप पैरेलल अपना बांग्ला मीडिया खड़ा करो। इतना तो आप कर सकते हो, आप सबसे बड़ी पार्टी हो, आप तो घोषित करते हो 10,000 करोड़ रुपए है आपके पास, संसाधन है, केंद्र सरकार की ताकत है। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। कि कुछ जगहों पर और कुछ हम लोगों ने भी हालांकि चर्चा की थी इसको लेकर, लेकिन अब कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर भी ये खबरें आम होने लगी है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कोई छोड़े या ना छोड़े बंगाल, अभिषेक बनर्जी बंगाल छोड़ करके भाग जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर सत्ता नहीं आती है ममता बनर्जी की तो वो भाग जाएंगे क्या? देखिए, ऐसी चर्चाएं तो चल रही हैं। एक चीज मैं कहूं कि अभिषेक बनर्जी ने जो डायमंड हार्बर में भाषण दिया है प्रवीण, वो तो साफ केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। वो तो बीजेपी के समर्थकों को कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद तुम सबको देखेंगे और कोई बचाने नहीं आएगा। तो बीजेपी को इस बार ये तैयारी जरूर करनी चाहिए कि अगर उनकी सत्ता ना आए तो कम से कम उनके कैडरों और समर्थकों पर अगर हमला होता है तो उसका माकूल जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। और तब हाथ पर हाथ धर के बैठ के केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा। और अगर बीजेपी ने पिछली कड़ी निंदावादी सरकार से आप बंगाल नहीं जीत सकते हो, तो ये चीज देखना चाहिए। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं केंद्र सरकार के रूप में, और मैं कहता हूं अगर कांग्रेस के समर्थकों पर हमला होता और गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता तो आपको क्या लगता है वो राज्य सरकार कितने देर रहती? 1 घंटा, 2 घंटा? बिल्कुल। तो उसको तुरंत सैक कर देती इंदिरा जी जैसी आयरन लेडी, इसलिए इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता है। और तब कांग्रेस किया। तो अपने समर्थकों के पीछे चट्टान की तरह खड़े होना सीखिए। बंगाल बिल्कुल अलग है, बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है। बंगाल के लोग जो हैं उनको अगर वो आपको जितना भी समर्थन देते हैं उसके समर्थन को प्रासंगिक ठहराइए, रिलेवेंट ठहराइए। अगर 4 तारीख के बाद कोई हिंसा होती है तो शक्ति का जवाब शक्ति होती है, निंदा नहीं होती। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। जब पूरा का पूरा आंकड़ा आ जाएगा, अभी तक फाइनल टैली नहीं आ पाया है, इसलिए हम आपको बताने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। जैसे ही फाइनल टैली आएगा उसके बाद हम फिर एक डिबेट लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि इस जो परसेंटेज है और कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज है उसको लेकर भी आएंगे, और आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार जीतने की ओर अग्रसर है, यानी जीतता हुआ दिख रहा है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक जो वोटिंग पैटर्न को देख करके जो एनालिसिस हो सकता है वो हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।